गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए भाई, गैस के बारे में हल्की सी हम बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत की ओर। गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखो भाई, जब मैं बात कर रही हूं गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में, तो क्या किया कि इस सिद्धांत के द्वारा समझाए गए आदर्श गैस की प्रॉपर्टीज, यानी कि आदर्श गैस के गुणों को किस सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है? किसके किसके सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है? गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका इस यूनिट का। मेरे कहने का मतलब ये बहुत पूछा जाता है कि गैसों का अणुगति सिद्धांत, यहाँ नहीं। आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे, आप थर्ड ईयर में जाएंगे, तो जब भी हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करेंगे, तो जब भी कोई टीचर या मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी पढ़ाऊँ, तो मैं आपसे कहेगा कि अच्छा फर्स्ट ईयर में आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे गैसों की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या चीज बताई गई है, तो देखना क्या है। सबसे पहले तो गैस के बारे में पढ़े कि आखिर गैस होती क्या है। तो देखना भाई, पहले इसका जो पहला कंसेप्ट है, यानी कि आदर्श गैसों का जो पहला गुण है वो ये है कि क्या है। ध्यान रखना, आदर्श गैसों के बारे में बात कर रहे हैं सब। सिर्फ जो प्रत्येक गैस होती है वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? कि प्रत्येक गैस जो है वो सूक्ष्म कण से मिलकर बनी है, और बच्चों इन कणों को कहते हैं अणु। इसलिए सिद्धांत का नाम अणुगति सिद्धांत है। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक गैस अनंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और इन कणों को कहा जाता है क्या? अणु। क्या कहा जाता है? अणु। समझ में आया? दूसरा देखना, प्रत्येक गैस के अणु जो होते हैं वो समान होते हैं बच्चों। प्रत्येक गैस के अणु जो होंगे वो होंगे समान, और अलग अलग गैसों के जो अणु होंगे वो होंगे अलग अलग। कैसे? ये दो पात्र हैं, इन दो पात्र के अंदर आदर्श गैस भरी हुई है, तो अगर यहाँ H2 गैस भरी हुई है तो यहाँ H2 के ही अणु है, बस हाइड्रोजन के अणु है, सारे हाइड्रोजन के अणु है, कोई और अणु नहीं होंगे। हाइड्रोजन के अणु है। और अगर इसमें Cl2 भरी हुई है तो इसमें सिर्फ क्लोरीन के इलेक्ट्रोड हैं। किसके इलेक्ट्रोड हैं? क्लोरीन के। समझ गए? अणु, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक अणु। क्या बोला मैंने? कि प्रत्येक गैस के अणु जो होते हैं वो होते हैं समान, और अलग अलग गैसों के अणु कैसे होते हैं? अलग अलग। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, अलग अलग गैसों के अणु क्या होते हैं? अलग अलग। तीसरा देखना, जो गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन होता है ना, वास्तविक आयतन होता है, गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है वो कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कुल आयतन की तुलना में कैसा होता है? नगण्य। देखो कैसे समझना इस चीज को। इसमें गैस भरी हुई है, ये पात्र है, पात्र के अंदर कोई गैस भरी हुई है। इस गैस के अणुओं का आयतन जब आप निकालोगे ना, जैसे इसका आयतन निकाला कुछ आया, इसका आयतन निकाला कुछ आया, इसका आयतन निकाला कुछ आया, तो जो इसका वास्तविक आयतन होगा, जो इसका रियल वॉल्यूम होगा, वो कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। जैसे भाई देखो, इस अणु का आयतन कुछ और है, इस अणु का आयतन कुछ और है, तो ये जो अलग अलग आयतन हैं, इनका मान जो होता है वो कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य। जैसे देखो एक बार और, मानो इसमें 5 अणु हैं H2 के। 5 अणु किसके हैं? माना 5 अणु इसमें हाइड्रोजन के हैं बच्चों। तो देखना, हाइड्रोजन के इन 5 अणुओं का आयतन जो होगा
उसकी तुलना में जो एक अणु होगा उसका आयतन कैसा रहेगा, नगण्य। समझ गए? यानी कि गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में कैसा रहता है, नगण्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, जो गैस के अणु होते हैं वो गोलाकार रहेंगे, ये कहता है अणुगति सिद्धांत। गैस के जो अणु हैं वो गोलाकार रहेंगे, प्रत्यास्थ रहेंगे। प्रत्यास्थ का मतलब समझ रहे हो? प्रत्यास्थ का मतलब ऐसे अणु जिन्हें अगर किसी से टकराया जाए तो उनकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। कहने का मतलब कैसा है कि अगर मैं कोई बॉल इस पर देकर मारूं, अगर मैं कहूं कि बॉल जो है वो गैस का कण है, गैस का अणु है, तो वो अणु में प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि चाहे उसको कितना भी ठोक लो पीट लो, उसकी एनर्जी वही रहेगी जो पहले है। तो समझ गए? तो क्या कहा मैंने, गैस के अणु कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसे रहते हैं, गोलाकार होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, इसलिए इनकी पारस्परिक टक्कर से ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। ऊर्जा की क्या नहीं होती, हानि नहीं होती। समझ गए? कैसे कहा मैंने, गैस के अणु गोलाकार होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, जिससे इनकी पारस्परिक टक्कर से भी क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, ऊर्जा की हानि नहीं होती। अब देखना अगला पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है, ये पात्र है भाई, इसके अंदर गैस के कण भरे हुए हैं। कण नहीं, अब मैं अणु कहूंगी, क्योंकि गैस के एक कण को अणु कहा गया है इस सिद्धांत के अंदर। तो क्या कहा मैंने, इन गैस के अणुओं के बीच परस्पर कोई बल काम नहीं करता भाई। ना तो इनके बीच कोई आकर्षण बल कार्य करेगा और ना ही कोई इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये जो गैस के कण हैं, जैसे ये पात्र है, इसमें गैस के कण ये हैं, देखो ये दो भर दिए मैंने, अभी बहुत सारे हैं ना। इनके बीच ना तो कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है, ना ही कोई प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ना ही ये दोनों एक दूसरे के पास आ पा रहे हैं, ना ही एक दूसरे के दूर जा पा रहे हैं। ये क्या करते हैं, गैस के कण बस सीधी रेखा में गति करेंगे, और सीधी रेखा में गति करेंगे तो जैसे पात्र की दीवार से टकराएंगे तो बस अपनी दिशा बदलते जाते हैं। जैसे यहाँ गया ये कण, इससे टकराया, अपनी दिशा बदल ली, फिर यहाँ गया, यहाँ जाके ये फिर बदल ली दिशा, फिर सीधा सीधा चलेगा, यहाँ आया, यहाँ बदल ली दिशा, यहाँ आ गया। यानी कि जब तक सीधी दिशा गति करता रहेगा, जब तक कि सामने कोई पात्र की दीवार नहीं आ जाती। कहने का मतलब क्या है कि इन गैस के कणों के बीच कोई बल कार्य नहीं करता, बस ये सीधी दिशा में गति करते रहते हैं, और पात्र की दीवारों से जैसे टकरा जाते हैं अपनी दिशा क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। समझ गए? समझ गए? और जैसे ही इस दीवार से टकराते हैं तो एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, दाब। यानी कि कहने का मतलब, अरे दाब उत्पन्न हो रहा है तभी तो ये अपनी दिशा बदल रहे हैं, मतलब कैसा कुछ है। एक व्यक्ति है, एक पप्पू है भाई, ये चप्पू है, दो व्यक्ति हैं समझना, ये पप्पू ये चप्पू, ये गैस के कण मान के मैंने सॉल्व कर रही हूं। ये जैसे ही चलेगा, चलता जाएगा, सीधी दिशा में गति कर रहा है। जैसे पात्र की दीवार पे गया, पात्र की दीवार इस पर कोई ना कुछ तो लगाएगी, उसको कहते हैं दाब। जैसे पप्पू इससे टकराया, यहाँ चला गया, जैसे इससे टकराया, यहाँ चला गया, और जब तक चलता जाएगा, जब तक कि ये गति करता ही रहेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, इन टक्कर, ना तो इनके बीच कोई आकर्षण बल और ना ही कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, बस पात्र की दीवारों से टकराकर ये क्या करते रहते हैं, ये दिशा बदलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, दिशा बदलते रहते हैं, और पात्र की दीवार से टकराने के बाद इनमें क्या उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, इन गैस के अणुओं पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता भाई, कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। कौन सी गैस है, आदर्श गैस है, कोई गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन गैस के कणों पर, किस पर, निर्भर नहीं करता। सातवां देखो, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमताप के। कहने का मतलब, आप, अरे काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली अपनी गति करना, गति करना। जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ताप बाहर से मैंने दिया, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, इनकी गति भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमताप। यानी कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है
वो किसके समानुपाती होती है? परम ताप के। तो क्या था पहला, क्या था फर्स्ट? तो ये कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इन सूक्ष्म कणों को कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। दूसरा क्या है कि प्रत्येक गैस के अणु जो होते हैं वो समान, और अलग अलग गैसों के अणु क्या होते हैं? अलग अलग। क्या होते हैं? अलग अलग। तीसरा क्या था कि इस गैस के अणु का जो वास्तविक आयतन होता है वो कुल आयतन की तुलना में कैसा होता है? गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन कुल आयतन की तुलना में कैसा रहता है? नगण्य रहता है। चौथा क्या था? गैस के अणु कैसे रहते हैं? गोलाकार रहते हैं, प्रत्यास्थ रहते हैं, इसलिए इनकी पारस्परिक टक्कर से ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है। समझ गए? ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। क्या बोला मैंने? गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, बस ये सीधी रेखा में गति करते हैं, और जैसे पात्र के पास जाते हैं तो पात्र से टकराकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, और दिशा बदलने पर इनके बीच में इनसे कोई एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रेशर। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो परम ताप के क्या रहती है? परम ताप के क्या रहती है? समानुपाती। अगला टॉपिक जिसका नाम है गैसों के अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। अब कॉपी पेन हाथ में और मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर चल रहे हैं। गैसों के आदर्श गैस, ध्यान रखना, अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। देखो भाई, कल्पना की है एक घनाकार पात्र है, कौन कौन सी दिशाएं हैं? एक्स, वाई और ये वाली जेड एक्सिस। होगी या नहीं होगी बताओ? एक्स, वाई और जेड एक्सिस, बताओ हाँ या ना? पात्र की दीवारों की लंबाई मैंने माना कितनी है? स्मॉल एल है। चूंकि घनाकार है तो आपको पता है घन की सभी भुजाएं कैसी रहती हैं? समान। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, सारी एल। होगा या नहीं बताओ? होगा या नहीं? माना इस पात्र में स्मॉल एन अणु लिए गए हैं भाई, ये स्मॉल एन अणु, ये पात्र की दीवारें हैं, ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, पात्र की दीवार है, मेरे कण यहां है। मैंने माना कि इन अणुओं का टोटल वेग c है। क्या है? c है। मैंने ये माना है c, इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। अभी बात करेंगे वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब ये होता है कि गैस के अणुओं के वेग का पहले करो वर्ग, वर्ग के बाद उनका निकालो औसत, और औसत निकालने के बाद उनका निकाल दो रूट स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर रूट निकाल देंगे तो वो निकल के आता है वर्ग माध्य मूल वेग। तो मैंने क्या माना? इसका c है। और देखो भाई, x की दिशा में इसका घटक x है, y की दिशा में इसका घटक y है, और z की दिशा में इसका घटक क्या है? z है। कुछ ऐसा है। देखो भाई, ये c है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इन्होंने कहा कि ये c के घटक हैं। x एक्सिस में वेग के घटक क्या है? x, y एक्सिस में वेग का घटक क्या है? y, और z एक्सिस में z का वेग का घटक क्या है? z। अब देखना, ये लंबवत अक्ष हैं। देख लो भाई, ये c के लंबवत है, ये भी c के लंबवत रहेगा, और ये भी इस कण के क्या रहेगा? लंबवत रहेगा। ये क्या आ गया? c। तो इस c का इन घटकों के साथ निम्न संबंध होता है, ये याद रखना पड़ेगा। c बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। c बराबर क्या होता है? c स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो भाई, ये पात्र की दीवार m है, ये पात्र की दीवार n है। मैं केवल x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूं, मुझे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिर्फ वैल्यू निकालूंगी, y के रिस्पेक्ट में सेम निकल जाएगी, सिर्फ y की जगह x की जगह पर y आ जाएगा। तो देखो, ये यहाँ कण है, ये कण यहां से लेके पहले यहां गति कर रहा है। इस जैसे मैंने क्या बोला? आदर्श गैस के कण सीधी गति करते हैं, लेकिन जैसे ही पात्र की दीवारों पर जाते हैं वापस टकरा जाते हैं।
ये वापस इसका एक पूरा चक्र माना जाएगा ये, यानी कि पहले इस दीवार से टकराया एम दीवार से, फिर कौन सी दीवार से टकराया एन दीवार से। आया या नहीं आया यहां तक समझ में? तो जरा मुझे बताओ कि अणु का संवेग क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग होता है कि नहीं होता संवेग? चलो बताओ जरा। अगर मैंने कहा कि इस जो कण है ये जो गति कर रहा है इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वेग कितना है x है कि नहीं? अरे इसी वेग से तो गति कर रहा है x एक्सिस में। ये वेग x y z क्या है? इसके घटक हैं। किसके घटक हैं? कंपोनेंट्स ऑफ c, और c क्या है? वेग ही तो है। तो मैंने केवल x के पहले मैंने क्या बोला? x के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, y के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मैंने क्या बताया? इस अणु का संवेग बराबर क्या आ गया? द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? ये टक्कर से पूर्व वेग है और टक्कर के पश्चात, टक्कर के पूर्व वेग, ये टक्कर से पूर्व है, ये टक्कर के पश्चात। बताओ टक्कर के पश्चात मैंने बोला क्या वेग में कोई हानि होती है? ऊर्जा में कोई हानि होती है? जो ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? टक्कर से पूर्व ऊष्मा, टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के बाद ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहां मैं संवेग संरक्षण का नियम लगा रही हूं। तो टक्कर से पूर्व संवेग, टक्कर के पश्चात संवेग समान रहना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार आदर्श गैस के जो कण होते हैं, आदर्श गैस के जो अणु होते हैं वो प्रत्यास्थ होते हैं, गोलाकार होते हैं, और गोलाकार और प्रत्यास्थ होने की वजह से उनकी ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती तो संवेग में भी कोई हानि नहीं होगी। यानी कि टक्कर से पूर्व संवेग mx है तो टक्कर के पश्चात भी संवेग क्या होगा? mx होगा। लेकिन पहले दिशा ऐसी है पॉजिटिव की साइड, लेकिन अब दिशा बदल गई है बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। आया या नहीं आया? और इसी प्रकार एक टक्कर में कुल संवेग, एक टक्कर में कुल संवेग, बताओ भाई एक टक्कर में कुल संवेग क्या होगा? एक टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होगा? डेल्टा पी। संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी बराबर क्या आएगा? दोनों टक्कर से पूर्व संवेग माइनस टक्कर के बाद संवेग को घटा दो तो क्या आ जाएगा? पूरी एक टक्कर में टोटल संवेग आ गया। एक टक्कर में टोटल संवेग कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बराबर 2mx। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहां से क्या आएगा? 2mx। ये हो गया समीकरण 2। कौन सा समीकरण? समीकरण 2। ये इसलिए क्योंकि संवेग परिवर्तित नहीं होता भाई, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती तो संवेग भी परिवर्तित नहीं होता है। वही चीज मैंने काम ली है। आया या नहीं आया? देखो भाई, अब देखना, ये देखना भाई, ये यहां है मेरा कण, इस जगह से लेकर यहां पे है, देख लेना, यहां पे है, और यहां से ये इस दीवार से टकराने के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है? कितनी दूरी तय कर रहा है बताओ? पहले बताओ मुझे ये कितनी दूरी तय कर रहा है, फिर आगे चलेंगे। मैंने बोला कि m, ये इस दीवार है, इस दीवार से टकराने के लिए n दीवार से टकराने के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है? जवाब दो, कितनी दूरी तय कर रहा है बताओ? अरे कौन है ये जो x बोल रहा है? ये तो x तो वेग है भाई, x तो वेग है। ये देखना, एक घन की भुजा की दूरी कितनी है? l नहीं है क्या? ये भी तो एक घन की भुजा है, घन की भुजा है तो ये भी l नहीं है क्या? यानी कि कितनी दूरी तय कर रहा है? यानी कि m n दीवार तक टकराने में तय दूरी कितनी? l है। और माना अणु, देखना भाई, माना अणु यह दूरी स्मॉल t समय में तय करता है।
कितने समय में, स्मॉल टी समय में तय करता है, तो मुझे जरा बताओ वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता? यहां से वेग कितना है x, अरे x ही तो है, x एक्सिस में गति कर रहा है, दूरी कितनी है l, और समय कितना है t, है या नहीं बताओ। ये मिटा दूं अब, है ना, है या नहीं बताओ। तो जरा मुझे बताओ t बराबर कितना आएगा, यहां से t बराबर कितना आएगा, l अपॉन x आएगा कि नहीं आएगा बताओ, l अपॉन x आएगा कि नहीं आएगा। ये तो t आ गया, आया कि नहीं आया। तो जरा मुझे एक चीज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ मैथ के स्टूडेंट, प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, ये इतने समय में इस वेग से टकरा रहा है, यानी कि इतनी टक्कर तय कर रहा है। अब बताओ तो प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या कितनी होगी। अगर हमें प्रति करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रति का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने यूनिट 5th मेरी केमिकल काइनेटिक्स ढंग से पढ़ी है तो उसको अच्छे से पता होगा प्रति का मतलब क्या होता है। बताओ भाई, प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। आज कुछ नए स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो नए स्टूडेंट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अभी ये यूनिट स्टार्ट हुई है तो आप आराम से, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है आप लोगों की, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चल रही है सेकंड यूनिट। मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं, ये सेकंड यूनिट है, इसके बाद एक और बचेगी आपकी लिक्विड स्टेट, और इस तरीके से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का अंत हो जाएगा। तो जिनका जो पार्ट निकल गया है उनके लिए या तो वो पुरानी वीडियोस देख लें तो बढ़िया रहेगा, जितना भी टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, फिजिकल के बाद जो भी होगा, तो आप प्लीज़ ये चीज़ के लिए माइंड ना कीजिए कि मेरा निकल गई क्लासेस, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, ठीक है। तो आप बताओ मुझे जरा प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड का मतलब dt नहीं होता, प्रति सेकंड का मतलब है, देखो ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, पर सेकंड निकालने के लिए भाग दे देते हैं उस संख्या का, 1/t होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना, पहले 1/t होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, 1/t होगा कि नहीं होगा। तो देखना 1/t हो जाएगा, t का मान रखो कितना आएगा, t का मान l/x है, तो 1/l/x, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/l होगा या नहीं होगा। ये तो आपका आया कि मैंने निकाल लिया है पर सेकंड टक्करों की संख्या। अच्छा चलो बताओ, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर, सॉरी प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, वैसे उसको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ देना वाली, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग क्या है डेल्टा पी बटे पर सेकंड के हिसाब से है, तो मैंने पॉइंट टी करूंगी कि नहीं करूंगी, डेल्टा पी का मान क्या है 2mx अपॉन टी का मान क्या था l/x, तो यहाँ l/x कैसे आएगा, l तो आएगा यहाँ और x कहाँ आएगा ऊपर, समझ गए। ये तो निकाल दिया मैंने x एक्सिस में, फटाफट से बताओ y एक्सिस में संवेग परिवर्तन क्या होगा, y एक्सिस में संवेग परिवर्तन क्या होगा, y एक्सिस में संवेग परिवर्तन क्या होगा, 2my² l, सेम z एक्सिस में क्या होगा 2mz² l, होगा या नहीं होगा, इसलिए कहा था एक समझ लो बाकी तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखना, यहां से देखना तो पूरे एक अणु में कुल संवेग परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा पी अपॉन टी, टोटल कर रही हूं मैं, टोटल बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दें x एक्सिस में प्लस y एक्सिस में
प्लस जेड एक्स स्क्वायर, तीनों जोड़ दिए, यहां से क्या आया 2m/l कॉमन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था 2m/l c स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बताओ। हाँ हाँ या ना, बताओ आ गया। यहां से ये एक अणु के लिए निकला है और पात्र में कितने अणु गति कर रहे हैं, पात्र में कितने अणु गति कर रहे हैं n। तो यहां से डेल्टा p अपॉन टी बराबर क्या आ जाएगा, एक के लिए 2mc स्क्वायर अपॉन l है, तो n के लिए कितना होगा 2mnc स्क्वायर अपॉन l। बताओ होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। न्यूटन की द्वितीय गति का नियम, सॉरी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताओ। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन लॉ बताओ। न्यूटन की द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार पढ़ लेना बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है बताओ, आरोपित बल के बराबर होती है। याद है कि नहीं बताओ, बताओ आरोपित बल के क्या होती है, बराबर होती है। बताओ याद करो, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता बताओ। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बताओ भाई दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता। द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार ये जो बल है ये संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है बराबर। तो यहाँ F बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 2mnc स्क्वायर अपॉन l ले लिख सकते क्या, बताओ इसका काम खत्म। अब नहीं लिख सकते क्या, तो यहां से क्या आया P बराबर F की जगह पर क्या लिख सकते हो 2mnc स्क्वायर अपॉन l। अच्छा चलो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है जल्दी बताओ, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल जल्दी बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये घन है ना, ये क्या है वर्ग है, इसकी भी दूरी l है, इसकी भी दूरी l है, ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 2mnc स्क्वायर अपॉन l इंटू एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। l इंटू एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप जब कराओगे तो यहाँ से क्या आएगा 2mnc स्क्वायर अपॉन l क्यूब, होगा कि नहीं होगा बताओ। एरिया, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है भाई, घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, मैंने आयत लगा दिया, घन का लगाना था ना, 6 भुजा स्क्वायर 6l स्क्वायर। तो यहां से क्या आया P बराबर देखना
2mn c²। अच्छा जरा बताओ 6l³ घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। फॉर्मूले याद है या नहीं? घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घन का आयतन l³ है या नहीं? एक मिनट जाओ बस। l³ बराबर क्या आया है? v आएगा कि नहीं आएगा? घन का आयतन l³, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 6v। ये कट गया 3 बार, तो यहां से p बराबर क्या आया? 1/3 mnc²। इस v को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? v को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? pv बराबर 1/3 mnc²। दैट्स कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। आदर्श गैसों का अणुगति समीकरण। ये पेपर में होता है, इससे भी पूछता है, सिद्ध करो ये होता है 1/3 mnc²। तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए। एक बार रिजॉइन करिए, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा।